हेलो मेरे 6 मार्च वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 6 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया 6 मार्च को अगर फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो ना, ये 5 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना जो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप खुद ही देख लो, ये जो पांचों क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिए हैं, ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आ चुके हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। तो आज हम इन 5 क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, एक न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको हम पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हम इसको पढ़ेंगे। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है कितनी बार आ चुका है आप खुद ही देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन कई बार आए हैं और 2025 में भी मैं गारंटी लेता हूं कि इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देख लो कितनी बार आया। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे भैया। 5 जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, जो आपके फिजिक्स में 2 नंबर और 3 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। बस इन 5 प्रश्नों को पढ़ लो। 70 में 70 हमारा टारगेट है और इस बार हम लेकर आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। हमारी सीरीज चल रही है और इसी सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लाता रहूं। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, एक न्यूमेरिकल टाइप का है, तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से। और इससे पहले मैंने आपको ऐसे ही कई क्लासेस प्रोवाइड कराए हैं, तो फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको मिल जाएगा। देखो पढ़ो इसको। समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 5:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब समान आवृत्ति की दो तरंगे हैं जिनके आयामों का जो रेशियो है वो 5:3 है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जब दोनों तरंगे अध्यारोपित होती है ना, तो इनकी जो अधिकतम तीव्रता होगी और न्यूनतम तीव्रता होगी उसका रेशियो आपको निकालना है। तो सिंपल सा है मेरे भाई। देखो आयाम को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। अब चूंकि दो तरंगे हैं तो एक को A1 मान लेंगे, एक को A2 मान लेंगे। इनका जो रेशियो है वो कितना है, 5/3 है। यानी कि A1/A2 इक्वल टू 5/3, या फिर आप लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू 5/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, ये इतना है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, पहले A2 को निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से हम A2 को अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो 5 का A2 से गुणा होगा तो ये 5A2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 का A1 से गुणा होगा तो ये 3A1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से A2 अगर हम लोग निकालें तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3A1 इधर देखो 5 गुणे में है, इधर नीचे आ जाएगा 3A1/5। अब मैंने A2 इसलिए निकाल लिया है क्योंकि हमें जो तीव्रताओं का अनुपात निकालना है ना, मतलब अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का हमें रेशियो निकालना है। यानी कि आई मैक्स, देखो तीव्रता को आई से डिनोट करते हैं, तो आई मैक्सिमम का मतलब अधिकतम तीव्रता अनुपात आई मिन। ठीक है, यानी कि न्यूनतम तीव्रता, इनका रेशियो हमें निकालना है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, वही लगा दो भैया, बस काम हो जाएगा। देखो एक फॉर्मूला होता है आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होगा, क्या होगा देखो ध्यान से समझो, A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2, इसका होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होगा मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, देखो A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2, तो A2 इसीलिए मैंने निकाला था ताकि ये A2 वाला मान उठाकर आप इस A2 के जगह पर रख दें। बस ये आपका इन दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो, मैं स्लोली स्लोली बता रहा हूं। आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना है। देखो A1 आपका A1 ही रहेगा प्लस
A2 के जगह पर हम लोग लिख देंगे ये वाला, देखो 3A1/5 जो हमने निकाला था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3A1/5, ठीक है। अपान कर देंगे, देखो A1 माइनस कर देंगे, A1 माइनस, यहाँ पे भी A2 के जगह पर हम लोग लिखेंगे 3A1/5। देखो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, और इन सब का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। सबका स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझो, बहुत खास न्यूमेरिकल नहीं है, बस चीज़ों को समझना है, ठीक है। चीज़ों को समझना सीखो, आप बहुत आसानी से इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को लगा पाओगे। अब देखो आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। ये 5 है, ये 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 1 का 5 से गुणा होगा तो 1 5 जा 5, 5A1 ऊपर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, 3A1, ठीक है, इतना आ गया, अपान, ठीक है। नीचे भी वही हो जाएगा, देखो 5A1 माइनस, यहाँ पे 5A1 माइनस 3A1 हो जाएगा, अपान 5 हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपका हो गया, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब एक चीज आप लोग कीजिए, कुछ खास नहीं करना है आपको, बस 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा ये आ जाएगा आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा, देखो 5A1 प्लस 3A1 दोनों को जोड़ दीजिए, ये 8A1 हो जाएगा, अपान नीचे हो जाएगा 5A1 में से 3A1 घटा दीजिए, 2A1 हो जाएगा, और इन सबका स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। अब A1 से A1 कैंसिल कर दीजिए, ये भी हमने कर दिया। अब हम नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो 8A1 है, ये 8 है, ये 2 है, तो 8/2 हम डायरेक्टली लिख देते हैं, फिर करेंगे, ठीक है। 8/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कटिंग करेंगे हम लोग, देखो आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखो 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 गुणे 8 इक्वल टू 64 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, देखो 4 1 जा 4 और 16 4 जा होता है 64, ठीक है। तो आपका जो इसका रेशियो आएगा आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू आ जाएगा 16/1, 16/1। तो यही आपका रेशियो होगा। इसको अगर अनुपात के पदों में लिखे तो आई मैक्स अनुपात आई मिन इक्वल टू आपका हो जाएगा 16:1, 16:1। ये इनकी तीव्रताओं का अधिकतम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आ चुका है। बस हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब इसको थोड़ा सा फिर से मैं समझाता हूं, इंपॉर्टेंट है। देखो समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयाम का अनुपात जो था वो 5:3 था, यानी कि A1/A2 इक्वल टू 5/3। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना था। तो हमने क्या किया, यहां से A2 निकाल लिया, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे, तो 5A2 इक्वल टू 3A1, A2 इक्वल टू 3A1/5। अब आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम हमें निकालना है, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। तो इसका फॉर्मूला होता है आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों तरंगों के आयाम का ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, फाइनली हमारा आया आई मैक्स अपान आई मिन इक्वल टू, यहाँ पे आया 64/4, कट किया मैंने तो ये 16/1 आया, यानी कि अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात हुआ वो 16:1 हो गया। और यही होगा भैया हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। तो आई होप बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा। तो हमारी लिस्ट से एक क्वेश्चन का सफाया हो चुका है। अब अपनी लिस्ट को अगर हम लोग दिखाएं तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कुछ इसी से रिलेटेड ये भी है, लेकिन इसमें क्या दिया गया, इसमें आपको तीव्रता दी गई है, आयाम का अनुपात निकालना है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहां पे आपको तीव्रता दी गई है, आयाम निकालना है। तो उसको भी करेंगे, उल्टा दे दिया जाए भैया तो उल्टा सीधा कुछ भी दिया जाए, आपको करने से मतलब है, ठीक है। चलो मैं बताता हूं, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 बार आ चुका है, तो 25 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो दो प्रकाश तरंगों के तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, उनके आयामों का क्या अनुपात होगा। यानी कि इनकी जो तीव्रताओं का अनुपात है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो I1 रेशियो I2 जो है ये है मेरे भाई 81:49, ठीक है, ये इतना है।
ठीक है। अब इनकी आयामों का अनुपात क्या होगा, A1 रेशियो A2, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो हमारा I1 रेशियो I2 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 अपान I2 इक्वल टू लिख सकते हैं 81 अपान 49। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला हम जानते ही है, मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो मैंने आपको बताया था I1 अपान I2 इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ओ सॉरी A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे A1 प्लस A2 का अपान A1 माइनस A2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, I1 माइनस I2 होता है। यही तो फॉर्मूला अभी मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में बताया था, बस इसको आगे लिखा था, इसको इधर लिखा था, उससे कोई मतलब हमें नहीं है, आप चाहे जहां लिखें। अब ध्यान दो, थोड़ा सा समझो, इस चीजों को समझो। देखो यहां पे इसको ऐसे अभी रहने देते हैं, A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू आपका आएगा I1 अपान I2 की वैल्यू है 81 अपान 49। ठीक है, इतनी वैल्यू है, बिल्कुल वो देखो ऊपर दिया गया है, दोनों का अनुपात इतना है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, देखो इधर आपका A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का स्क्वायर लगा है, अगर इस स्क्वायर को हम हटाना चाहें तो इस साइड में अंडर रूट लग जाएगा। देखो इस स्क्वायर को अगर आप हटाते हैं तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 इक्वल टू, इनका अंडर रूट हो जाएगा, अगर उधर आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 81 अपान 49। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 दैट गिव्स आउट, देखो 81 का अंडर रूट करोगे तो 9 आएगा, और 49 का करोगे तो 7 आएगा, तो 9/7 हो जाएगा। अंडर रूट वर्गमूल करेंगे तो इतना ही आएगा। अब क्या करते हैं, इसका इससे गुणा कर देते हैं और इसका इससे गुणा कर देते हैं। चीजों को समझो, ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 7 का इससे गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7A1 प्लस 7A2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9A1 माइनस 9A2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया मेरे भाई, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करेंगे, 7A1 प्लस 7A2। ठीक है, और ये माइनस वाला इधर ले आएंगे, प्लस 9A2 हो जाएगा, 9A2 इक्वल टू 9A1 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया, इस माइनस वाले को मैं इधर ले आया। अब 7A1 प्लस 7 और 9 हो जाएगा, 9 7 16A2, 16A2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 9A1। अब इस 7A1 को हम इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 16A2 इक्वल टू 9A1 माइनस 7A1। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इतना होगा। अब यहां से हम लोग 16A2 इक्वल टू 9 में से 7 जाएगा, ये 2A1 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा ना, इसमें कुछ है ही नहीं तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया, यानी कि 16A1 इक्वल टू 2A2 हमारा हो गया। 16A1 इक्वल टू 2A2। अब इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2A1 इक्वल टू 16A2। 16A2। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, A1 के इधर देखो ध्यान से समझो, A1 इस A2 को इधर लाएंगे तो इधर गुणे में है तो इधर नीचे आएगा, A1 अपान A2 इक्वल टू ये 16 है, अपान इधर 2 गुणे में है इधर आएगा तो इसके नीचे हो जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, अब इसको 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो आएगा फाइनली वो आ जाएगा A1 अपान A2 इक्वल टू 8/1, यानी कि 8/1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का रेशियो अगर हम लोग निकालें तो A1 रेशियो A2, जो इनके आयामों का अनुपात होगा वो 8:1 आ जाएगा, यानी कि यही दोनों की तरंगों के आयामों का अनुपात आ जाएगा। बस हो गया मेरे भाई, कुछ था नहीं इसमें, एकदम हलवा था, और हलवा खाने में हम लोग आगे हैं। देखो फिर से इसको समझते हैं। दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, तो I1 अनुपात I2 इक्वल टू 81:49 हो गया। समझ में आया। अब हमें आयामों का अनुपात निकालना था तो A1 अनुपात A2 हमें निकालना है। तो देखो ध्यान से, I1 अपान I2 का हमें वैल्यू दिया 81/49, फॉर्मूला हमें पता है
अधिकतम तीव्रता अपान न्यूनतम तीव्रता, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है वो इसके बराबर होता है A1 + A2 अपान A1 - A2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 81/49 मैंने लिख दिया, इस स्क्वायर को हटाया तो इसका अंडर रूट हो गया, 9/7 आया, फिर तिरछा गुणा मैंने कर दिया, फाइनली हमारा 16A2 = 2A1 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख दिया 2A1 = 16A2, A1/A2 = 16/2, A1/A2 = 8/1, A1 रेशियो A2 = 8:1। तो ये आयामों का अनुपात हमारा आ चुका है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे। काफी ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको मैंने खुद लिख भी रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारे लिस्ट का है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है। व्यतिकरण और विवर्तन में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन भाई मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में अक्सर 2 नंबर या 3 नंबर में ये हमेशा आता रहता है। और डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, मतलब व्यतिकरण और विवर्तन। तो इसको हम समझते हैं। देखो कुछ अंतर हैं जो मैं बता देता हूं, आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हमारा होगा ना, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इसको मैं अभी ध्यान से समझाऊंगा। पहले देखो व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर होता है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। तो व्यतिकरण तथा विवर्तन में निम्न अंतर है। देखो इस साइड में मैंने लिखा है व्यतिकरण, इस साइड में विवर्तन को लिखा है। तो व्यतिकरण क्या होता है, देखो फर्स्ट, ये घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है, ठीक है। मतलब जो व्यतिकरण की घटना होती है ना, ये दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। विवर्तन क्या है, ये घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो फर्स्ट डिफरेंस आपका ये हो गया। दूसरा डिफरेंस देखो, 3-4 डिफरेंस लिख देना, नंबर मिल जाएगा पूरा। देखो इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं, मतलब व्यतिकरण में जो सभी दीप्त फ्रिंजें होंगी वो एक समान तीव्रता की होंगी। विवर्तन में क्या होगा, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। मतलब व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होंगी और विवर्तन में सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होंगी तथा तीव्रता के घटते क्रम में होंगी। तीसरा अंतर देखें तो इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई नहीं होती। मतलब तीसरा आप लोग थोड़ा दूसरा लिख देना, यहाँ पे मैंने दूसरा लिख दिया, आप लोग लिखना तीसरे पे ध्यान तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखना इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। ये जो तीसरा है व्यतिकरण का ना, इसमें लिखना कि इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, ये लिख देना। ये वाला गलत है, इसको मत लिखना। आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। इसमें आप लोग लिखना इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती हैं, इसमें होती हैं इसमें नहीं होती हैं, ये लिख देना, ठीक है। चौथा, इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होते हैं। मतलब व्यतिकरण में जो निम्निष्ठ होगा ना वो प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होगा और इसमें ऐसा नहीं होता है। तो 4 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, यही चारों डिफरेंस अगर आप लिख कर आओगे मेरे भाई, आपको 3 नंबर 4 नंबर जिसमें भी ये आएगा, 2 नंबर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर। चलो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं ला रहा हूं आपके सामने जो भैया बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा स्पेशल है, तो भैया थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 3 नंबर में डायरेक्टली आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों में। देखो प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, यानी कि व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है और इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, ठीक है। और इसके प्रकार भी मैं आपको बताऊंगा। अगर देखा जाए तो चौथा जो हमारा क्वेश्चन है सबसे स्पेशल क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, तो इसको जरूर देखो, ध्यान से समझो, चीजों को समझना सीखो, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। कुछ करना है तो चीजों को समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझो, पहले समझते हैं व्यतिकरण क्या होता है, फिर व्यतिकरण के प्रकार भी हम लोग जानेंगे, थोड़ा जानना जरूरी है, फिर प्रतिबंध देखेंगे, ठीक है, ताकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आए तो आप आसानी से लिख सके। देखो जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति वाली तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती हैं तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में चलकर एक दूसरे से मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं या अध्यारोपित होती हैं, तो इसी घटना को हम व्यतिकरण बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मान लो
यहां से मैं बता देता हूं, ये आपका देखो, ये आपका बिंदु ओ है, ठीक है। और यहां से क्या है, एक तरंग भैया चली, ऐसे कुछ तरंग देखो, कुछ ऐसे तरंगे चलती हैं, ठीक है। ऐसे तरंग चली, ये ठीक है, स्टाइलिश तरंग है, ऐसे चली, ठीक है, ध्यान से समझना। और कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक, देखो इनका जो टाइम होगा, जैसे मान लीजिए पार्टिकुलर टाइम जो इनका होगा उसको टी ले लीजिए, आप लोग क्या ले लीजिए, पार्टिकुलर टाइम जो लीजिए वो टी ले लीजिए, समय टी, ठीक है। तो एक तरंग आपकी ये हो गई। अब दूसरी तरंग हम लोग लेकर आते हैं यहीं पे, ठीक है। एक तरंग तो हमारी चली, दूसरी तरंग को लाते हैं, क्योंकि यहां पे डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति वाली तरंगे, तो एक तरंगे इस दिशा में चल, एक तरंग इस दिशा में चल रही है, दूसरी तरंग को कुछ ऐसे चल रही है, देखो ध्यान से समझना, ये ठीक है, ये दूसरी तरंग आपकी हो गई, समझ में आया, दूसरी तरंग हो गई आपकी। और इन दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो समान है, मतलब इनकी जो आवृत्ति होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो समान होगी, आवृत्ति जो है वो समान है, यानी कि समान आवृत्ति की तरंगे हैं। तो कहा क्या जा रहा है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति वाली तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती हैं तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो देखो, एक तरंग आपकी ये आई, इस दिशा में जा रही है, एक तरंग आपकी इधर से आई, ये भी इसी दिशा में जा रही है, तो दोनों तरंगे देखो यहां पे मिल रही हैं, यहां पे ओवरलैप कर रही हैं, तो यहां पे जो मिल रही हैं इसी को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहेंगे। मतलब जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो इसी घटना को ही हम कहते हैं क्या, व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण के कुछ प्रकार भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। एक चीज और ध्यान रखना, जो ये तरंग है ना, इसका जो ये वाला सिरा होता है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग, जो ऊपर होता है इसको श्रृंग बोलते हैं, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है ना, इसको बोलेंगे गर्त, इसको बोलेंगे गर्त बोलेंगे। देखो ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे वाला गर्त होगा, ये ऊपर वाला श्रृंग होगा, ठीक है। और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो आपको बीच में डिस्टेंस दिख रहा है ना, इसको आयाम बोलते हैं, ए, इसको आयाम बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई, ये श्रृंग है, ये गर्त है और ये आयाम है। यहां से यहां तक का जो पोर्शन होगा, मतलब श्रृंग से यहां तक की दूरी ये आयाम होगी, यहां से गर्त तक की दूरी भी आयाम ही होगी। तो इतना समझ में आ गया कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए एक दूसरे से अध्यारोपित होती हैं तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो देखो यहां से ये तरंग गई और यहां से ये तरंग गई, दोनों एक दूसरे से मिली, दोनों ने ओवरलैप किया, तो इस घटना को ही हम व्यतिकरण कहेंगे। दोनों तरंगों की जो आवृत्ति होगी समान होगी, इतना ध्यान रखना। समझ में आ गया अध्ययन वो व्यतिकरण। अब हम चलते हैं व्यतिकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरफियरेंस। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक तो संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। एक संपोषी व्यतिकरण, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। एक चीज और समझना, यहां पे जब ये एक दूसरे से अध्यारोपित होंगी ना, जब किसी माध्यम में चलती हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो इनकी तीव्रता जो है अधिकतम और न्यूनतम होती रहती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम एक एक व्यतिकरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समपोषी व्यतिकरण को। देखो समपोषी व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग श्रृंग से तथा गर्त गर्त से मिले, तो इस व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। मतलब कहा जा रहा है, ध्यान से समझो चीजों को। देखो यहाँ पे आपका ये माध्यम है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है, खूब ध्यान से समझना। देखो एक तरंग आपकी ये आ रही है, देखो एक तरंग आपकी ये आई, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी तरंग जो आएगी, जो दूसरी वाली तरंग आएगी, वो भी अगर कुछ ऐसे ही आ रही है, देखो ध्यान से समझो, ये देखो, ठीक है। तो इस यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझो। यहां पे जो आपका स्ट्रिंग है, देखो इसी को स्ट्रिंग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और इनका जो टाइम होगा, पार्टिकुलर जो टाइम होगा, उसको टी ले लेंगे और यहां पे बिंदु ओ ले लेंगे। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग से मिल रहा है, देखो ये आपका गया
और ये श्रृंग दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं। तो इस घटना को जब श्रृंग श्रृंग से तथा देखो जो गर्त है, ये जो गर्त आपका है ये और ये जो गर्त है, देखो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो जब ऐसा व्यतिकरण जिसमें श्रृंग श्रृंग से तथा गर्त गर्त से मिले तो इस घटना को हम संपोषी व्यतिकरण कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो क्या कहा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग श्रृंग से तथा गर्त गर्त से मिले तो इस व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तरंग चली, ये चली, दूसरी तरंग भी इसी पर चली और दोनों के श्रृंग मिल गए और यहाँ पे दोनों के गर्त मिल गए, तो इस व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहेंगे, ये ध्यान रखना। और यहां पे जो तीव्रता होगी, ठीक है, जो तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी, क्योंकि यहां श्रृंग से श्रृंग मिल रहा है, तो यहां पे तीव्रता जो आई होगी वो अधिकतम होगी। तो इतना समझ में आया, यानी कि वो व्यतिकरण जिसमें श्रृंग श्रृंग से तथा गर्त गर्त से मिले तो इस व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ में आ चुका होगा। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। तो इसमें क्या होता है, देखो जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग गर्त से मिले तो श्रृंग गर्त से मिले तो इस व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, देखो वही सेम प्रोसेस, ये हमने कर दिया एक माध्यम बिंदु O है ये आपका, ठीक है। यहां से एक तरंग हमारी चली, ये देखो स्टाइलिश तरंग है, ठीक है, ऐसे चली और हुआ क्या, दूसरी जो तरंग है वो श्रृंग से ना चलकर वो देखो यहां से इस प्रकार से चली, जो मैंने व्यतिकरण की घटना बताई थी वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, यहां पे, ठीक है, देखा आपने। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये आपका श्रृंग है, ये आपका श्रृंग है और ये जो आपका है ये गर्त है। तो इसमें क्या हो रहा है, श्रृंग और गर्त आपस में मिल रहे हैं, देखो यहां पे मिले, तो इस प्रकार की घटना को हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे, इस व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। मतलब ओवरलैप तो दोनों में हो रहा है, तरंगे हमारी दोनों में मिल रही हैं, इसमें भी मिल रही हैं और इसमें भी, लेकिन इसमें श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, गर्त गर्त से, तो ये संपोषी व्यतिकरण होगा। और इसमें क्या होगा, ये श्रृंग जो है गर्त से मिल रहा है, तो ये भैया विनाशी व्यतिकरण होगा, पार्टिकुलर जो टाइम होगा वो टी होगा, ठीक है। समझ में आया? तो जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार की होती है कि श्रृंग गर्त से मिले तो इस व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक तरंग ये चली, दूसरी तरंग ये चली, तो इसमें श्रृंग ये और गर्त ये दोनों आपस में मिले, श्रृंग गर्त से मिला और आगे चलकर फिर श्रृंग गर्त से मिला, तो इस घटना को ही हम कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। तो समझ में आया व्यतिकरण क्या होता है, सिंपल सा है, आप लोग ध्यान से समझ लो चीजों को, कुछ होता नहीं है इसमें, मैंने पहले ही बता दिया है कि व्यतिकरण क्या है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति वाली तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती हैं तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यहाँ पे एक तरंग ये गई, दूसरी तरंग ये गई, एक दूसरे से अध्यारोपित हो रही है, मिल रही है, तो इसको व्यतिकरण बोलेंगे, आवृत्ति समान होनी चाहिए। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की जो तरंगे हैं उसकी घटना इस प्रकार होगी कि श्रृंग श्रृंग से तथा गर्त गर्त से मिलेगा, तो इस व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण बोलेंगे। इसमें श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है, गर्त गर्त से मिल रहा है, तो ये संपोषी होगा। विनाशी में क्या होगा, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग गर्त से मिले तो इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसमें श्रृंग गर्त से मिलेगा, ये विनाशी व्यतिकरण होगा। चलो अब व्यतिकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्त है उसको भी समझ लेते हैं। देखो व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, आखिर व्यतिकरण कब होगा इसका शर्त क्या है, देखो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। सबसे पहला शर्त है कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर होना चाहिए, तब व्यतिकरण होगा। मतलब दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं अभी मैं आगे बताऊंगा, हमारा लास्ट क्वेश्चन वही है। अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, मतलब आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी भैया व्यतिकरण इंटरफेरेंस की घटना होगी। तीसरा, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, भैया आयाम भी बराबर होना चाहिए,
तब व्यतिकरण होगा। चौथा, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में चलें और फ्रिंजें अधिक चौड़ी बने। मतलब प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी जो है ना बहुत कम होनी चाहिए जिससे दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में चलें और फ्रिंजें अधिक चौड़ी बने। पांचवा, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। तो ये 5 डिफरेंस, 5 शर्त है भैया, तभी व्यतिकरण आपका संपन्न होगा। तो शर्तें भी आपने मान ली और व्यतिकरण भी पढ़ लिया। लो 3-4 नंबर आपका कंप्लीट। ये हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है भैया, तो इसको कंप्लीट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा जो मैंने आपको बताया था, हमारी लिस्ट का लास्ट क्वेश्चन सफाया होगा इस क्वेश्चन का आज, वो है कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। ध्यान से समझो। ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। मतलब ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर हमेशा नियत रहे तो ऐसे स्रोत को हम कला संबद्ध स्रोत बोलते हैं। इनके बीच कलांतर नियत रहता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत वो कहलाते हैं, ठीक है। दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थाई व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थाई व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी युक्त द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये कला संबद्ध स्रोत का जो डेफिनेशन है ना भैया, इसको पूर्ण रूप से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, और जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो मैं बताता रहता हूँ। नो टेंशन जब तक है हम, ठीक है। तो पांचों क्वेश्चन मैंने आज आपका कंप्लीट करा दिया। आधे घंटे की क्लास थी लेकिन 5 ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जिसको बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा क्लास को देख लेना क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।